पिछले शनिवार की रात जेनची और छिंची मेली के घर मेहमान बनकर गए। उन्होंने रात के खाने के लिए बाहर से खाना मंगवाया। छिंची ने बची हुई पिज्जा को फिर से डिब्बे में रखा और मेली के साथ मजाक किया। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम इतने मोटे हो, देखो तुम कितना खा सकते हो। मिली ने कहा, मैंने इतना नहीं खाया, ठीक है। तीन लड़कियां हंसी। वे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अक्सर साथ रहते हैं। छुट्टी की उस रात एक साथ समय बिताकर वे बहुत खुश हैं। वे बहुत देर तक मेली की माँ उनके कमरे में आई और उन्हें बताया कि वो अब आराम करने जा रही हैं। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वो अपनी हंसी थोड़ी धीमी कर लें और उन्हें देर रात तक जागने से मना किया। तीनों ने सिर हिलाकर मुस्कान के साथ शुभ रात्रि कहा और फिर धीरे से रोशनी को कम कर दिया। अरे क्यों ना वे लोग डरावना खेल खेलें। जेन जल्दी से हाथ हिलाती है, कहती है कि उसका दिल कमजोर है, वह खेलने की हिम्मत नहीं कर सकती, वह तो सोना पसंद करेगी। लेकिन जल्दी ही दोनों ने उसे मना लिया। अब तक सोया नहीं और नाश्ता भी नहीं किया, मुश्किल से मिले हुए इस वीकेंड को यूं बेकार मत करो। जेन जी ने कहा, ठीक है, कौन सा गेम है? गेम का नाम है ब्लडी मैरी। किन्सी ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि यह एक बहुत डरावना खेल लगता है। बाकी दोनों लड़कियों ने उससे पूछा कि ब्लडी मैरी क्या है। वह एक पुरानी कहानी है जिसके अनुसार अगर आप आधी रात को आईने में देखते हुए 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लें तो वह आपके सामने प्रकट हो सकती है। कभी वह एक सामान्य व्यक्ति दिखती है तो कभी एक खून से लथपथ लाश। फिर किन्सी और मियू ने जेनजी को सबसे पहले खेल शुरू करने के लिए मना लिया। जेनजी बाथरूम में गया और बत्ती बुझा दी। उस समय बाथरूम में एकमात्र रोशनी चार्जिंग पर लगे इलेक्ट्रिक ब्रश से आ रही थी। जेनजी आईने के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों को घूरता रहा। फिर उसने 3 बार ब्लडी मैरी कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब वह यह विश्वास कर बैठा कि यह सिर्फ डराने वाला खेल है, अचानक उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी हथेली के स्पर्श जैसा महसूस हुआ, जिससे वह चीख पड़ा और जल्दी से बेडरूम की तरफ भाग गया। बाकी 2 लड़कियों ने उससे पूछा, क्या कुछ हुआ है? क्या तुमने ब्लडी मैरी को देखा? जेनजी ने कहा, नहीं, उसने कुछ भी नहीं देखा। तो तुम इतने डर क्यों गए? मुझे बस एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। जेनजी और मियू पल भर के लिए चुप रहे और फिर जोर से हंस पड़े। उन्हें जेनजी की बातों पर यकीन नहीं था। फिर मियू ने कहा, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वह सच है या नहीं। मत करो, अंदर मत जाओ, वहाँ सच में कुछ है। अगर तुम अंदर जाने पर जोर देते हो तो मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, ये बहुत डरावना है। लेकिन फिर भी मेली ने अंदर जाने की जिद की। उसे यकीन था कि वहाँ कुछ भी डरावना नहीं होगा। चिंची ने हाथ हिलाया। बाय बाय प्यारे, रास्ते में जरूर ध्यान रखना। सदाको ने अनिच्छा से अपना मोबाइल और बैग उठाया, फिर जोर से दरवाजा बंद करके रात के अंधेरे में गायब हो गई। पीछे रह गई 2 लड़कियां एक दूसरे को देखकर हंसी। वे सदाको का मजाक उड़ाने लगीं कि उसका दिल बहुत छोटा है और उसकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही हो गई। कैसे भी हो, उन्होंने तय किया कि वे यह खेल जरूर खत्म करेंगे। इसके बाद मिली बाथरूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने सदा की तरह लाइट बंद की और आईने के सामने खड़ी हो गई। वह आईने में खुद को देखने लगी और 3 बार ब्लडी मैरी कहा। कुछ मिनट बाद कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब वह हार मानने वाली थी, कैमरा अचानक ठंडा हो गया और एक छोटी लड़की उसके पीछे दिखाई दी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मिली ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर उसके पीछे कुछ भी नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि यह निश्चित रूप से उसका मनोचिकित्सीय प्रभाव है, और फिर बाथरूम से बाहर जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि खूनी मैरी उसके सामने खड़ी थी। वो एक खून से लथपथ लाश थी जो बड़ी बड़ी आंखों से मेरी को घूर रही थी। उसके होंठ खुले हुए थे और 2 पंक्तियों में नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। और फिर धीरे धीरे एक सूखी शाख की तरह हाथ बढ़ा। मेरी डर से कांप उठी। वह चिल्लाना चाहती थी मगर कोई आवाज नहीं निकल पाई। अगले दिन सुबह चिंची और सादको की माँ ब्यूटी के घर गईं उनकी लड़कियों को लेने के लिए। ब्यूटी की माँ ने उन्हें बताया कि लड़कियां निश्चित रूप से जरूर कल रात बहुत देर तक जागती रहीं, अभी तक नहीं उठी हैं। उसने सुबह भर उनकी आवाज नहीं सुनी। वे ऊपर गईं, सुंदर के कमरे में पहुंची। सुंदर की माँ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2 बार पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और एक बदबूदार हवा आई। कमरे में पर्दे खींचे हुए थे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आवाज लगाई, लड़कियों, उठने का समय हो गया है, और फिर स्विच दबाया। जैसे ही रोशनी जली, वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने का दृश्य उसे हिला देने वाला था। 2 लाशें जिन्हें दर्जनों बार चाकू मारा गया था, फर्श पर पड़ी थीं। कमरे में हर जगह खून फैला हुआ था। तकिए और कंबल सब लाल हो चुके थे। तीनों माताएं अपने सामने की भयानक दृश्य देखकर दर्द से चीख उठीं और अपनी बेटियों के लिए रोने लगीं। तभी बाथरूम का दरवाजा खड़ की आवाज के साथ खुला और अंदर से धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। वो सदाको थी। उसका पूरा शरीर खून में लथपथ था और उसकी आंखें सुन्न थीं, जैसे किसी चीज से विचलित हो गई हो। उसकी माँ जोर से बोली,
सदाको, यह आखिर हो क्या रहा है? विनम्र मैरी आपसे मिलने आई है। तीन माताएं स्तब्ध होकर उसे देख रही थीं। वे अविश्वास में और असमंजस में थीं, लेकिन वे कभी नहीं जान पाएंगी कि खूनी मैरी कौन है, क्योंकि सादाको का चेहरा बदल रहा था। उसकी चेहरे पर नुकीले दांत उगने लगे थे। फिर उसने एक शैतानी मुस्कान दिखाई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मां ने अंधेरे में फंसे हुए से पूछा, जब मैं जिम से बाहर निकला तब स्कूल और ऑफिस की छुट्टी का समय था और सड़क पर विशेषकर बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी। इन 10 दिनों में अंधेरा हो चुका था और घर से लगभग 1 मील की दूरी पर था। गाड़ी अचानक खराब हो गई, लेकिन अच्छा था कि घर पास में ही था। मैंने सोचा क्यों ना उतरकर पैदल ही घर चला जाऊं। ज्यादा दूर नहीं चला था कि मैंने देखा सड़क किनारे झाड़ियों के पास एक लड़की बैठी थी जो मेरी उम्र की लग रही थी। जिज्ञासावश मैं रुक गया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें किसी मदद की जरूरत है क्या? फिर उसने धीरे से सिर उठाया और हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद आपकी चिंता के लिए। मैंने अभी अभी गलती से अपनी टांग घायल कर ली है। क्या आपके पास कोई टिश्यू पेपर या रुमाल है जिससे मैं घाव साफ कर सकूं? मैंने कहा कि ठीक है, और विशेष रूप से पूछा कि क्या उसने परिवार से संपर्क किया है। उसने कहा, परिवार से संपर्क हो चुका है और वे रास्ते में है, लेकिन चोट बहुत दर्द कर रही है और उसे साफ करके पट्टी बांधने की जरूरत है। मैंने जल्दी से अपने बैग को टटोला और एक रुमाल निकाला। जैसे ही मैं उसे देने जा रहा था, न जाने कहां से एक बुजुर्ग आ गया और उसने मेरे बढ़े हुए हाथ को पकड़ लिया। फिर तुरंत मुझे एक तरफ खींचकर चिंतित चेहरे से मुझसे कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देर से देख रहा हूँ, तुम अभी वहाँ किससे बात कर रहे थे? मैंने उससे कहा कि अभी वहाँ एक घायल लड़की थी, मैं उसे जख्म साफ करने के लिए रुमाल देने वाला था, तभी आप मुझे खींच लाए। बुजुर्ग में शक के भाव से कहा, तुम ठीक से देखो, वहाँ कोई लड़की नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर उस लड़की के झुकने की जगह देखी, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक मेरे दिल में गहरी डर की भावना पैदा हो गई। बुजुर्ग ने मुझे बताया, जो लड़की तुमने देखी, मुझे लगता है वह इंसान नहीं थी। 26 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी। कहीं तुमने उसे ही तो नहीं देखा? अच्छा हुआ तुमने उसे अपनी रुमाल नहीं दी, अगर उसने तुम्हारी चीज ले ली होती तो तुम्हें परेशानी हो सकती थी। परिणाम की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अब जल्दी से घर जाओ और चाहे जो भी देखो रुकना मत। बुजुर्ग ने यह कहकर बात खत्म की और चले गए। मैं सबसे तेजी से घर की ओर भागा। दरवाजा मेरी माँ ने खोला और खोलते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम्हारे बगल में जो लड़की है वो तुम्हारी दोस्त है क्या? ये सुनते ही मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बगल में कोई नहीं है और मैं माँ की बातों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। वास्तव में मजे